बसंतपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक ही कमाने वाला था। उसका नाम था अभी। अभी अपनी माँ के साथ रहता था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। वे सब साथ में रहते थे। अभी रोज दिहाड़ी पर जाता और जो काम मिलता वो करता था। कभी ईंटें उठाना, कभी लोगों के खेत में काम करना, कभी नाले साफ करना। अभी भले ही गरीब था पर वो ईमानदार था। अपना काम मेहनत और लगन से करता था, पर ईमानदारी के चक्कर में उसे हमेशा भूखे पेट सोना पड़ता था। एक दिन अभी बैठकर कुछ न कुछ काम मिलने का इंतजार कर रहा था। एक बार आज कुछ ना कुछ काम मिल जाए। घर पर खाने का दाना तक नहीं है और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है। आज काम नहीं मिला तो मैं घर जाकर अपने परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा। अभी बहुत इंतजार करता है पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। फिर वो उदास चेहरे से घर लौटकर आ जाता है। जैसे ही वो घर लौटकर देखता है तो उसकी माँ चारपाई पर बैठी थी और उसकी बहन पास ही खड़ी थी। उसकी माँ ने उसे देखा और बोली, क्या हुआ बेटा, आज भी कोई काम नहीं मिला? हाँ माँ, मैंने दिन भर कोशिश की पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। तो बेटा, फिर अब घर में राशन भी थोड़ा ही बचा है और खाना खत्म होने वाला है। कल तुझे काम नहीं मिला तो हमें कल भूखा ही सोना पड़ेगा। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं कल कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। मैं वादा करता हूँ, कल हम भूखे पेट नहीं सोएंगे। तभी उसकी छोटी बहन बोली, भैया आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ छोटी, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। सुबह होती है। अभी सुबह ही निकल पड़ता है काम ढूंढने के लिए। वो कामगार चौक पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर काम मिलने का इंतजार करने लगता है। समय बीतने लगता है। सुबह से दोपहर हो जाती है पर अभी को अभी तक कोई काम नहीं मिलता। वो निराश हो जाता है। ऊपर वाले, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। मुझे कोई काम दे दीजिए, वरना मेरी माँ और बहन को आज भूखा ही सोना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ से गांव का एक आदमी गुजर रहा होता है। वो अभी को देखता है कि वो बहुत उदास लग रहा था। अरे अभी भाई, आप यहाँ कब से बैठे हो? क्या हुआ, आज कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं सुरेश भाई, आज क्या मुझे 3 दिन से कोई काम नहीं मिला और घर में खाने के लिए भी एक दाना नहीं बचा। मेरी माँ और बहन भी बहुत परेशान है, पता नहीं क्या करूं। अरे अभी भाई, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या सुरेश भाई, क्या काम करूं? अरे हमारे पास वाले जंगल में जाकर लकड़ियां काटो और वहां की लकड़ियां गांव में जाकर बेचो। हमारे गांव में तो चूल्हे बहुत चलते हैं, तो लकड़ियां बहुत से लोग खरीदेंगे। आप वहां से लकड़ियां तोड़कर गांव में बेचो। पर सुरेश भाई, वो जंगल तो बहुत बड़ा है, मुझे वहां जाने में डर लगता है। पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ अभी, तुम्हारी बात तो सही है। चलो ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अभी काम मिलने का इंतजार करता है। शाम होने में थी और उसे आज भी कोई काम नहीं मिला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शाम हो चुकी है और अभी तक कोई काम नहीं मिला। मैं घर में क्या मुंह दिखाऊंगा? इधर माँ और अभी की छोटी बहन उसका इंतजार कर रही थीं और आपस में कुछ बात कर रही थीं। माँ, भैया को आज काम नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? भैया तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पर उनकी किस्मत ही साथ नहीं दे रही। बेटा, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। आज नहीं तो कल उसे काम मिल ही जाएगा और हम भर पेट खाना खाएंगे। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। रात हो जाती है और अभी थका हारा निराश चेहरे से अपने घर की ओर लौटता है। घर में आते ही वो देखता है कि उसकी माँ और बहन सामने ही खड़ी थीं। क्या हुआ अभी बेटा, आज भी तुम्हें कोई काम नहीं मिला? हाँ माँ, मैंने पूरी कोशिश की पर मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। मैं सुबह से खड़ा था पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी की माँ, बहन और अभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। अभी सोते हुए सोचता है, अब बस बहुत हो गया। अब मैं कल जंगल जाऊंगा और लकड़ियां तोड़ूंगा और गांव में जाकर बेचूंगा। वैसे भी हम भूखे पेट कब तक जिंदा रहेंगे। सुबह होती है। अभी अपनी माँ के पास बैठ जाता है
और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे पता नहीं कि काम मिलेगा भी या नहीं। मैं आज एक काम करता हूँ, पास के जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़ आता हूँ और गांव में जाकर लकड़ियां बेच दूंगा। इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। बेटा, तू कह तो सही रहा है, पर मुझे एक बात बता, जंगल में सारे हरे भरे पेड़ होंगे और तू उन पेड़ों को तोड़ेगा तो तुझे पाप लगेगा। नहीं माँ, मुझे पता है कि हरे भरे पेड़ को काटना पाप है। मैं सिर्फ सूखे पेड़ों को काटूंगा और उनकी लकड़ियां लाकर बेचूंगा। पेड़ हमें हवा देते हैं, उनकी वजह से ही बारिश होती है और हमें खाने के लिए अन्न मिलता है। मैं वही पेड़ काटूंगा जो सूख चुके हैं और जिनमें कोई भी जान बाकी नहीं है। वाह बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तू अपने स्वार्थ में आकर हरे भरे पेड़ों को काटने नहीं जा रहा। जा, तू सफल हो, ऊपर वाला तेरे साथ है। अभी घर में से कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर चल देता है। वो जैसे ही जंगल की ओर जाता है तभी उसे उसका पुराना दोस्त राहुल मिलता है। अरे अभी, आज इधर कहाँ जा रहे हो? अरे राहुल भाई, क्या बताऊं आपको, मैं जंगल में लकड़ियां तोड़ने जा रहा हूँ। घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। गांव में कोई भी काम नहीं है, इसलिए मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है अभी भाई, आपने अच्छा फैसला किया। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, मैं खुद वहां से लकड़ियां तोड़कर आता हूँ और गांव में बेचता हूँ। मुझे तो बहुत मुनाफा होता है। आप भी ऐसा ही कीजिए, जितने भी पेड़ दिखे सबको काट कर बेच दीजिए। जितने भी पेड़ दिखे मतलब? राहुल भाई, मैं सिर्फ सूखे पेड़ काटने जा रहा हूँ, हरे भरे पेड़ को काटना पाप है। अरे पाप वाप कुछ नहीं होता, पापी पेट के लिए करना पड़ता है, वरना हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप जाते हो तो जाओ, आपको सूखे पेड़ तो मिलने से रहे। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। अभी जंगल के अंदर जाता है और देखता है कि वहां कोई भी सूखा पेड़ नहीं है। वो और जंगल के अंदर जाने का फैसला करता है। अभी चलते ही जा रहा था, उसे एक छोटा सा सूखा पेड़ दिखता है। वो उसे काटने लगता है। उस पेड़ की लकड़ियां ज्यादा तो नहीं होती, पर अभी उन्हें काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है और उनका एक भारी गट्ठर बना देता है। पता नहीं इतनी लकड़ी काफी होगी क्या नहीं, पर आज का गुजारा हो जाएगा। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी उस गट्ठर को लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में फिर से राहुल मिलता है। अरे वाह अभी भाई, आपको तो सूखी लकड़ियां मिल गई, पर इससे कब तक गुजारा होगा? इसके तो ज्यादा पैसे नहीं आएंगे। ये देखो, मेरी तरह अगर आप हरे भरे पेड़ काटते हो ना तो बहुत मुनाफा मिलता है और वजन में भी ज्यादा भारी होती है। राहुल भाई, वो सब तो मुझे पता है, पर मेरी माँ ने कहा है कि पेड़ हैं तो हमारा जीवन है। पेड़ों को काटना बुरी बात होती है। आप ऐसा मत कीजिए, पेड़ हमें हवा पानी सब देते हैं। सूखे पेड़ काटिए, आप ढूंढो तो आपको जरूर मिलेंगे। अरे जा जा, मुझे ज्ञान दे रहा है? मुझे तेरे जैसे भिखारी बनकर नहीं रहना जो खाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। मेरी मर्जी, क्या जंगल तेरे बाप का है? मैं मेरी मर्जी से कितने भी पेड़ काटूं, कुछ भी काटूं, तुझे क्या करना है? मैं तो तुझे अच्छी सलाह दे रहा था और तू मुझे सिखाने चला है। चला जा, वरना तेरे सिर में ही लकड़ा डाल दूंगा। अरे राहुल भाई, आप गुस्सा क्यों होते हो? मैं चला जाता हूँ। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है और अभी भी जंगल से बाहर निकलकर गांव की ओर निकल पड़ता है। अभी गांव की एक लकड़ी की दुकान के पास जाता है और अपनी लकड़ियां बेचने का दाम पूछता है। अरे दुकानदार भैया, कहाँ हो? मुझे ये लकड़ियां बेचनी है। अरे आओ अभी भाई, ये लकड़ियां तुम कहाँ से लाए हो? अरे यहीं पास के जंगल में से काट कर लाया हूँ। सूखे पेड़ की लकड़ियां हैं। सूखी लकड़ियां? ये तो बहुत मुश्किल है कि जंगल में सूखी लकड़ी अभी मिले। सब तो यहाँ गीली लकड़ी ही लाते हैं। आपको कहाँ से मिल रही सूखी लकड़ी? अरे भाई क्या बताऊं, ढूंढने से तो सब मिलता है और हरे भरे पेड़ काटना हमारे लिए अच्छा नहीं है, वरना कुदरत हमें छोड़ेगी नहीं। वाह अभी भाई, मैं आपकी सोच को दाद देता हूँ, वरना आज तक तो किसी ने भी सूखी लकड़ियां नहीं लाई। सब के सब हरे भरे पेड़ काट कर लाते हैं बेचने के लिए। मैं भी क्या करूं, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। हाँ, आपकी बात सही है, वो सब तो ठीक है, पर इन लकड़ियों के मुझे कितने पैसे मिलेंगे? अरे अभी भाई, इसके तो ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये लकड़ियां बहुत कम हैं और वजन में भी हल्की हैं। सारी लकड़ियों का वजन तौल कर ही किया जाता है। मैं इसके आपको सिर्फ 100 रुपए ही दे सकता हूँ। 100 रुपए? ये तो बहुत कम हो जाएंगे। मेरे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। आप कुछ ज्यादा नहीं दे सकते क्या भाई?
मैं क्या करूं? मुझे जितना पड़ता है मैं उतना ही बता रहा हूं। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। मैं आपको सबसे ज्यादा भाव बता रहा हूं। तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है। वो अपने साथ हरे भरे पेड़ की टहनियाँ और लकड़ियाँ ले आता है जो अभी ताजे पेड़ से काटी गई थीं। दुकानदार भैया, मेरी लकड़ियां इन्हें तौल दो और मेरा हिसाब कर दो। ये लकड़ियां कितने की होंगी? ठीक है राहुल भाई, बस मुझे कुछ समय दो, मैं इन्हें भी तौल कर बताता हूँ कि आपके पैसे कितने हुए। तभी राहुल की नजर अभी पर पड़ती है और वो कहता है, ईमानदार साहब, आप यहाँ कैसे? लकड़ियां बेचने आए हो? कितने आ रहे हैं आपकी लकड़ियों के पैसे? क्या फिर से भीख मांगनी पड़ रही है? अभी कुछ नहीं कहता और वहाँ चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी दुकानदार राहुल की लकड़ियों का वजन करके कहता है, अरे राहुल भाई, आपकी लकड़ी तो बहुत सुंदर है। मैं इसकी आपको 2000 रुपए दे दूंगा। ठीक है, मुझे चलेगा, दो मेरे पैसे। अभी ये सब देख ही रहा था। तभी राहुल अभी से कहता है, ये देख, इसे कहते हैं पैसे, जो कभी ईमानदारी से नहीं कमा सकता। और तुझे क्या पता भिखारी, पैसों की कीमत क्या होती है। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अभी की आंखों में आंसू थे पर वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने पैसे लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। अभी घर पहुँचता है। क्या हुआ बेटा, कुछ बात बनी? लकड़ियाँ मिली और तूने उन्हें बेचा क्या? लकड़ियां तो मिली थी सूखी, पर उनके ज्यादा पैसे नहीं मिले। उनके सिर्फ 100 रुपए ही मिले। मैं ये लेकर आया हूँ, 100 रुपए। कोई बात नहीं बेटा, ये भी बहुत है। तूने कोई हरा भरा पेड़ नहीं काटा, सिर्फ सूखी लकड़ियां काटी। यही मेरे लिए बहुत है। हमने कोई गलत काम नहीं किया, भगवान हमारे साथ है। हाँ माँ, मैंने सिर्फ सूखी लकड़ी काटी और बेची। ये भले ही पैसे कम हों, पर अच्छी कमाई के पैसे हैं। फिर सब लोग उन पैसों से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अभी दूसरे दिन फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है कुल्हाड़ी लेकर। तभी उसे रास्ते में फिर से राहुल मिलता है। ईमानदारी की मूरत, कहाँ जा रहा है? तुझे तो सूखी लकड़ियां मिलने से रहीं। आज लकड़ी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? मिट्टी खाएगा? राहुल भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा, तो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं ईमानदारी से कमाता हूं और खाता हूं, तुमसे नहीं मांग रहा। मेरी मर्जी मैं सूखी लकड़ी काटूं या हरी भरी लकड़ी काटूं, आपको उससे क्या? 2 कौड़ी के इंसान मुझे बता रहा है मैं तुझसे ज्यादा कमाता हूं। भले ही मेरा ईमानदारी का नहीं है, पर मैं खुश हूं। और तू देख, दर दर की ठोकरें खा रहा है। तेरी तो कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने, और मुझसे जबान लड़ा रहा है। अभी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। राहुल भी अपना काम करने लगता है और वो परवाह नहीं करता कि सामने पेड़ हरा भरा है या सूखा है। वो सिर्फ पेड़ काटने पर ध्यान दे रहा होता है। अभी पूरा जंगल छान मारता है पर उसे सूखा पेड़ नहीं मिलता। ऊपर वाले, मैं करूँ तो क्या करूँ? सूखा पेड़ तो मुश्किल से भी नहीं मिल रहा। मैं करूँ तो क्या करूँ? और वो राहुल मुझे बार बार ताने दे रहा है। पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आज नहीं तो क्या हुआ, कल मिल ही जाएगा। मैं कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटूंगा। अभी ये सब सोचने के बाद फिर से जंगल में चला जाता है। उसे आज तो एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला, तो वो निराश होकर घर की ओर चल पड़ता है। तभी उसी रास्ते में राहुल रोक लेता है। ईमानदार साहब, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? एक भी लकड़ी नहीं मिली। ऐसा करते रहोगे तो भूखे ही मर जाओगे। जंगल कितना बड़ा है, कुछ लकड़ियां काट दोगे तो क्या हो जाएगा? राहुल भाई, आप चले जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तेवर दिखा रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद ही करना चाह रहा हूँ, पर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मरो भिखारी की मौत, मुझे क्या करना है? राहुल वैसे ही हंसते हंसते चला जाता है और अभी भी अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अभी जैसे ही घर में जाता है तो अपनी माँ को देखता है और रो पड़ता है। आज भी मुझे कुछ लकड़ियां नहीं मिली। मैं कब तक ऐसा चलता रहूंगा? मुझे तो लगता है वो राहुल सही कहता है, मुझे हरे भरे पेड़ काटने चाहिए। कब तक हम ऐसे भूखे पेट सोते रहेंगे? बेटा, तू फिक्र मत कर, तू सही रास्ते पर चलता रह। ऊपर वाला तेरी जरूर सुनेगा। कुछ लोगों की मत सुन, इनका सबक दुनिया में ही भुगतना पड़ता है और इनका पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता, यही इन्हें ले डूबता है।
अभी कुछ नहीं कहता और चुपचाप सोने चला जाता है। उसकी माँ और बहन भी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। अभी जंगल की ओर चला जाता है। वो जंगल में देखता है कि कोई सूखी लकड़ी नहीं है। वो और अंदर चला जाता है। वो ऐसा करते करते जंगल की बीचों बीच चला जाता है, जो गांव से बहुत दूर होता है। फिर भी उसे कोई सूखी लकड़ी नहीं मिलती। वो बहुत नाराज हो जाता है और एक पत्थर पर बैठ जाता है। ऊपर वाले, मेरी क्या गलती है? मुझे तो आज भी कोई सूखी लकड़ी या पेड़ नहीं मिला। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ कि जंगल के बीचों बीच आ चुका हूँ, पर मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा ही चलता रहा तो मेरी माँ और बहन भी भूखी मर जाएंगी। वो निराश हो जाता है और वापस घर जाने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है। तभी उसका पैर एक रस्सी में अटकता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके पैर में चोट लग जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे, मेरे पैर में बहुत जोर से चोट लग गई। अब मैं क्या करूं? बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर वो जंगल के बीचों बीच होता है तो कोई सुनने वाला भी नहीं होता। वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद अभी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पैर की चोट ठीक हो चुकी थी। अरे ये क्या? ये कैसे हो गया? मेरे पैर की चोट ठीक कैसे हो गई? ये तो बहुत बड़ा घाव था। ये कैसे हो गया? तभी उसके पास रोशनी चमकने लगती है और वहां पर एक जंगल की परी प्रकट होती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं जंगल में नहीं आऊंगा। मैंने कोई भी हरा भरा पेड़ नहीं काटा, सूखी लकड़ियां ली। मैं आज नहीं आऊंगा। मेरी माँ और मेरी बहन इंतजार कर रही हैं। मुझे माफ कर दो, मैं आपके जंगल में नहीं आऊंगा। अभी बहुत बुरी तरह डर जाता है। तभी वो परी कहती है, अरे अभी डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर मुझे नुकसान पहुंचाना होता तो मैं तुम्हारी चोट क्यों ठीक करती। अभी को समझ आता है कि परी ने ही उसके पैर की चोट ठीक की है। वो हैरानी से उसकी ओर देखता है। क्या आपने मेरे पैर की चोट ठीक की? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं अभी। मैंने देखा है कि तुम जंगल में आते हो पर हमेशा सूखी लकड़ी ही तोड़ते हो और कभी भी हरे भरे पेड़ को हाथ तक नहीं लगाते। मैं इस जंगल की परी हूँ। इसमें ये पेड़ बसते हैं, पर कुछ लोग आते हैं और हरे भरे पेड़ों को काट देते हैं। मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप परी हैं? मुझे पता है, वो राहुल है ना, वो आपके पेड़ काटता है और गांव में ले जाकर बेच देता है। मैंने उसे समझाया पर वो मुझे भी गालियां देता है। चिंता मत करो, उसका हिसाब तो ऊपर वाला खुद लेगा। तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें 3 इच्छाएं देती हूँ। तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। सच? क्या चीज? मैं जो भी मांगूंगा मुझे मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। परी जी, मुझे सबसे पहले एक बड़ा मकान चाहिए। मेरा घर बहुत छोटा है, छत से पानी टपकता है। मुझे एक अच्छा सा मकान चाहिए। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई। जब तुम सुबह जागोगे तो तुम्हारा घर एक बड़े मकान में बदल जाएगा। फिर अभी वहां से खुशी खुशी चला जाता है। शाम हो चुकी थी। अभी अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ और बहन को सारी बात बताता है। उसकी माँ और बहन हंसने लगती हैं। अरे अभी, तुझे क्या हुआ है? तू ये कैसी बातें कर रहा है? ये सब कहानियों में अच्छा लगता है। हाँ भैया, ऐसा थोड़ी होता है। ये परी वाली बातें सब कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। अभी सोच में पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ। वे सब सो जाते हैं। रात में एक चमत्कार होता है। उसका घर हिलने लगता है, फिर भी किसी की नींद नहीं खुलती। और जब सुबह होती है, अभी की माँ जागती है तो वो हैरान होकर चिल्ला पड़ती है। अभी उठो बेटा, हम पता नहीं किसके घर में आ गए, उठो जल्दी। अभी की माँ और बहन उसे हैरानी से देखते हैं। अरे माँ, घबराओ मत। मैंने कहा था ना कि मुझे परी ने आशीर्वाद दिया था। ये उसी का नतीजा है। हमारा घर बड़े मकान में बदल गया है। क्या भैया, ये सब सच है? मुझे माफ करना, मैंने आप पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि आप हमसे मजाक कर रहे हो। हाँ बेटा, मुझे भी पहले यकीन नहीं आया। अब ये घर देखकर मुझे तुझ पर यकीन आ गया है। मुझे भी माफ कर देना, पहले मैंने तुझ पर यकीन नहीं किया। कोई बात नहीं माँ, मैं आज फिर से जंगल में जाऊंगा और परी से हमारे लिए खाने के लिए धन दौलत मांगूंगा।
आप ये बात किसी को मत बताना। अभी घर से निकल जाता है और जंगल की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे राहुल देखता है। राहुल उससे पूछता है, ईमानदारी की मूरत, कहाँ जा रहा है? आज भी सूखी लकड़ी तोड़ने? आज तुझे जंगल में कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा की तरह तुम उदास मुंह लेकर वापस आओगे। राहुल भाई, आप मुझसे ना ही उलझो तो बेहतर होगा। आप अपना काम करो, मुझे परेशान करना बंद करो। राहुल मुंह बना लेता है और वहां से चला जाता है। अभी जंगल के अंदर जाता है और वहीं जाकर रुकता है जहां उसे पहले वो परी मिली थी। वो परी को आवाज लगाता है, परी जी आप कहाँ हो? परी जी आप कहाँ हो? तभी उसके सामने परी प्रकट होती है। बोलो अभी, तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, आपने कहा था मेरे पास 3 इच्छाएं हैं। पहली तो मैंने मांग ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना आलीशान घर दिया। शुक्रिया कैसा अभी, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल था जो तुम्हें मिला। तुम्हारी 2 इच्छाएं बाकी हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? परी जी, मुझे ढेर सारा सोना, चांदी, हीरे और जेवरात चाहिए। ठीक है अभी, जाओ, तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी हुई। तुम्हारे पास ढेर सारा सोना, चांदी, हीरे और जेवरात होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? मेरा एहसान चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमेशा अच्छे कर्म करते रहो और गरीबों का साथ दो। कभी कोई गलत काम मत करना। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और अभी खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अभी मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे राहुल दिखता है। अरे, ये अभी इतनी खुशी खुशी कहाँ जा रहा है? क्या इसे कोई खजाना लगा है? देखो कैसे खिलखिला रहा है। अभी अपनी घर पहुंचता है। तभी राहुल उसका पीछा करते हुए उसके घर की तरफ जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? ये कैसे? ये गरीब इतना अमीर कैसे हो गया? अभी अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके घर के अंदर हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। अभी अपनी माँ और बहन की ओर देखकर कहता है, माँ, अब हमारे बुरे दिन गए, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। ये सब उसी परी जी की कृपा की वजह से हुआ है। ये सारी बातें पीछे खिड़की से राहुल सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या कह रहा है? परी, ये क्या माजरा है? मुझे अभी का पीछा करना होगा और इसके बारे में पता लगाना होगा। ये इसी वजह से इतना अमीर हो रहा है। राहुल वहां से चला जाता है और अगले दिन निकलने का इंतजार करता है। अब भी अपने घर से निकल जाता है और जंगल की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसका पीछा राहुल करता है। राहुल चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अभी जंगल के अंदर गहराई में जाने लगता है। राहुल कहता है, ये जा कहाँ रहा है? पता नहीं कितने और चलेगा। तभी अभी चलते चलते रुक जाता है और परी को आवाज लगाने लगता है। परी जी कहाँ हो? परी जी कहाँ हो? मेरे सामने आओ। बोलो अभी, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं परी जी, मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपने मेरी बहुत मदद की और मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। फिर भी तुम्हारी एक इच्छा बाकी है। तुम मुझसे कुछ मांगना चाहोगे तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बोलो, तुम क्या मांगना चाहते हो? नहीं परी जी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे जितना मिला है उतने में संतुष्ट हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह अभी, तुमने जरा भी लालच नहीं है। तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो। तुम हमेशा तरक्की करो और आसमान की बुलंदियां छुओ। फिर भी तुम्हारी एक इच्छा बची है। अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए मांग लो। ठीक है परी जी, मुझे याद आया, हमारे गांव में बहुत बीमार बच्चे हैं और गांव में कोई अस्पताल भी नहीं है। मेरी इच्छा है कि गांव में एक बड़ा अस्पताल खुले और वहाँ के बच्चों का मुफ्त में इलाज हो। वाह अभी, तुम बहुत साफ दिल के हो। तुमने आखिरी इच्छा दूसरों के लिए मांगी। मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। ये सब पीछे पेड़ के पास राहुल देख रहा था। वो हैरान हो गया कि ये सब असली है या नकली। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा। ये क्या?
ये परी इसे कहाँ से मिली और ये इसकी इच्छा पूरी करती है, इसीलिए तो ये इतना अमीर हो गया है। अभी वहाँ से परी का शुक्रिया करके चला जाता है। तभी अभी के जाते ही राहुल बाहर आता है और परी को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। परी रानी बाहर आओ, परी रानी बाहर आओ, मुझे भी 3 इच्छाएं दो। परी रानी बाहर आओ, परी रानी बाहर आओ, मुझे भी 3 इच्छाएं दो। परी रानी बाहर आओ, परी रानी बाहर आओ। वो बहुत देर तक आवाज लगाने लगता है पर परी बाहर नहीं आती। तब वो गुस्से में परी को गालियां देने लगता है। 2 कौड़ी की परी, तुझे समझ नहीं आता मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ। जल्दी से बाहर आओ वरना मैं सारे पेड़ काट दूंगा और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारा जंगल जला दूंगा। तभी उसके सामने परी प्रकट हुई और वो राहुल की ओर देखने लगी। राहुल झिझकते हुए बोला, परी, तूने अभी को 3 इच्छाएं दी, मुझे भी दे। नहीं, मैं तुम्हें कोई इच्छा नहीं दूंगी। तुमने सारे समय मेरे जंगल के हरे भरे पेड़ काटे और तुम्हारे मन में लालच, कपट सब भरा पड़ा है। तुम जैसे इंसान को मैं इच्छा क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। क्या कहा? तू मुझे फूटी कौड़ी नहीं देगी? तेरी इतनी औकात? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। मैं सारे पेड़ काट दूंगा और जला दूंगा, फिर तुझे समझ आएगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की। परी को गुस्सा आ जाता है। वो राहुल को बहुत बुरी तरह सबक सिखाती है। राहुल डरकर वहीं बेहोश हो जाता है। राहुल को आधी रात को होश आता है और वो देखता है कि जंगल शांत है। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा होता है और तेज दौड़ लगाता है। अरे बाप रे बाप, वो तो बहुत खतरनाक परी थी। अब मैं जंगल में नहीं आऊंगा। अच्छा हुआ जान बची। जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। राहुल जैसे ही अपने घर लौटता है तो वो देखता है कि उसका घर जो बड़ा आलीशान था वो छोटी झोपड़ी में बदल गया है। अरे ये क्या हो गया? मेरा घर झोपड़ी में कैसे बदल गया? ये कैसे हो गया? लगता है ये सब उस परी ने किया होगा। राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है, पर अब क्या फायदा। उसने जो भी जंगल के हरे भरे पेड़ काटकर कमाया था वो सब जा चुका था। इधर अभी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी